Hello parents, welcome to my channel Autism a Genius Mind. थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। आज का जो वीडियो है वो रिकॉलिंग के ऊपर है, क्योंकि मुझे रिकॉलिंग से रिलेटेड बहुत सवाल आए हैं और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है। क्योंकि जब हमारा बच्चा थोड़ा बोलने लगता है या नहीं भी बोलता है, जब वो नॉन वर्बल भी होता है, तब भी एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे बच्चे की रिकॉलिंग हो। रिकॉलिंग क्या होती है? रिकॉलिंग का मतलब होता है बच्चे को पुरानी चीज़ें याद रहना, लोगों के चेहरे याद रहना, बातें याद रहना, जगह याद रहना और जो भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी सेंसेस के थ्रू या अपनी जो वो कहीं घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसको कितना याद रहता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और विराज की रिकॉलिंग कैसे आई और जब वो छोटा था क्या उसको तब चीज़ें याद रहती थी। आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। तो अगर मैं विराज की बात करूं तो विराज को रास्ते याद रहते थे। मतलब अगर हम उसको डेली कहीं लेके जा रहे हैं, कितनी भी दूर तक उसको लेके जा रहे हैं, अगर आप उसके पीछे पीछे भी चलोगे, अगर मतलब हम उसके पीछे पीछे भी चलते थे तो वो आगे चलता रहता था, कितनी भी दूर से घूम फिर के वापस वो घर ले आता था। तो हमें ये था कि इसको रास्ते याद रहते हैं। दूसरा ये, अगर वो किसी जगह गया है, जैसे वो अपने मामा के घर जाता था जब वो 2 साल का 2.5 साल का भी था, और अगर वो 6 महीने बाद भी वहाँ जाता था तो वो चीज़ें ढूंढता था वहाँ पे, वही चीज़ें जो उसने 6 महीने पहले देखी थी। तो मुझे लगता था कि इसको जगह याद रहती है। तो हमें पूरी तरह से तो तभी समझ आता है जब बच्चा अच्छे से बोलने लगता है, तब हमें समझ आता है कि उसको कितना याद रहता है। आपने एक चीज़ हमेशा से सुनी होगी कि एक जो बच्चा होता है वो अपने प्रेजेंट में जीता है। मतलब ना उसको अपने पास्ट से मतलब है, ना अपने फ्यूचर से, वो बस प्रेजेंट में जीता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो जहाँ पर हैं अपने प्रेजेंट को वो इतना ध्यान से देख रहे हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा याद रहता है। बजाय जो एक बड़ी एज में, जिस एज में मतलब हम हैं, इस एज में चीज़ें उतनी याद नहीं रहती जितना एक बच्चे को याद रहता है। लेकिन ऑटिज़म वाले बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि ना टाइम पे लैंग्वेज आती है, ना अटेंशन होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। तो आज मैं इस बारे में बात करूँगी कि बच्चे की याददाश्त पे हमें कैसे काम करना है। अगर आपने एक वीडियो देखा था, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि मेमोरी पे कैसे काम करें। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखें। तो जब हम बच्चे की रिकॉलिंग पे काम करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम उन चीज़ों से शुरुआत नहीं करेंगे जैसे लोग कहते हैं कि 10 दिन पहले क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था। नहीं, हम आज से और अभी से शुरुआत करेंगे। तो एक एक्टिविटी मैंने बताई थी कि एक पेपर पे हमें 4 चीज़ें ड्रॉ करनी है बच्चे के सामने। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे ये है। और फिर हमें कागज़ को उल्टा करके रख देना। फिर हमें बच्चे से पूछना है कि फर्स्ट नंबर पे क्या था, सेकंड नंबर पे क्या था, थर्ड नंबर पे क्या था, फोर्थ नंबर पे क्या था। ये माइंड रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है, ये मेमोरी पे ही काम करने के लिए बनाई गई है। तो ये क्या हो गया, अभी हमने बनाया था और अभी हमने पूछा। ठीक है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है। और अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। माइंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक वीडियो है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपको क्या करना है, जैसे बच्चा सुबह खाना खाता है, तो जब जब भी आप बच्चे को खाना खिला रहे हो तो बच्चे से उस खाने के बारे में बात करो। जैसे अगर मान लो आप नाश्ता करा रहे हो बच्चे को, तो बच्चे को बोलो, अरे सुबह हो गई, देखो सन निकल गया, अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। आज तो आप आलू का पराठा खा रहे हो, वाह ये बहुत यम्मी है। इस तरह से ना, जब भी आप बच्चे को कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे बातें करो। हमें कई बार ये लगता है कि बच्चा हमारा बोलता नहीं है तो इससे क्या फ़ायदा बात करके, तो वो चुपचाप उसके सामने खाना रख रख देते हैं, फिर प्लेट उठा के ले जाते हैं। लेकिन नहीं, हमको एक्सप्लेन करना है बच्चे को। ये चीज़ आप अपनी आदत बना लीजिए। तो अब आपने एक्सप्लेन किया, आप उस समय एक काम कर सकते हैं कि छोटी सी वीडियो बना लीजिए बच्चे की। जब आप वो चीज़ें बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियो बना लीजिए उसकी। ठीक है, अब बच्चे ने खाना खा लिया। अब जब आप उसको दोपहर में खाना खिला रहे हैं तो आप उससे तब पूछ के देखिए कि आज हमने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, और देखिए बच्चे का रिएक्शन कि क्या उसे याद है, क्या उसे याद है कि उसने क्या खाया था सुबह। ठीक है, उसको याद दिलाने की कोशिश करिए। अगर वो नहीं याद कर पा रहा है, कोई बात नहीं, उसको वीडियो दिखाइए। आवाज़ कम कर दीजिए वीडियो की और उसको वीडियो दिखाइए कि देखो हमने सुबह क्या खाया था। देखो उसको ये याद आता है कि मैंने आलू का पराठा खाया था, क्या उसको उसका नाम याद है। अगर उसको नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये आलू का पराठा खाया, हमने सुबह खाया था। चीज़ों को ना एक दूसरे से रिलेट करके बताइए कि हम नाश्ते में ये खा रहे हैं, हम लंच में ये खा रहे हैं, हम डिनर में ये खा रहे हैं, ताकि बच्चे के जो दिमाग में वो चीज़ बैठेगी कि हम ब्रेकफास्ट में ये खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब, लेकिन ज़्यादातर रहता ही है कि हम ब्रेकफास्ट में या तो पराठा हो गया, पोहा हो गया, इस तरह की चीज़ें खाते हैं।
लंच हमारा थोड़ा हैवी होता है और डिनर थोड़ा हल्का होता है, तो उसी के हिसाब से बच्चे को टाइम के हिसाब से बताइए। तो ये क्या होगा, अब बच्चे ने देख लिया, आपने एक दिन उसको एक्सप्लेन किया, अगले दिन फिर जब बच्चा खाने बैठता है तो फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए चीज़ें। अब कुछ दिनों के बाद क्या होगा, बच्चा ध्यान देना शुरू करेगा, वो खाएगा ना तो वो ध्यान देना शुरू करेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। इतना ही डिटेल वर्क किया जाता है बच्चे पे ऑटिज़्म में, तब जाके उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ। ये चीज़ आप अपनी प्लीज़ आदत बना लीजिए कि जब भी आप बच्चे को कुछ भी करा रहे हैं तो उसको वो आप एक्सप्लेन करें। हमें से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बोलता नहीं है तो समझता नहीं है, लेकिन वो सुन रहा है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि वो सुन रहा है। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे, इवन विराज कुछ महीने का था, मैं तब भी उससे बात करती थी, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। ये छोटी सी एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, इसी तरह से आप उसको बढ़ाना शुरू करेंगे। अब उसको नाश्ता समझ आ गया, अब आप उसको लंच भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए कि हमने सुबह ये खाया था, दोपहर में ये खाया था, शाम को ये खाया था। ओके, जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आकर वो नहीं बता पा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़े दिन में वो धीरे 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 करके बताने लगता है। स्कूल का मैंने ज़्यादातर ये देखा, विराज के साथ भी मेरी रहा है ये एक्सपीरियंस, कि वो सब कुछ नहीं बताता है, वो सिर्फ कुछ खास हुआ हो स्कूल में तभी बताता है। हर रोज़ का सेम ही रूटीन रहता है तो उसमें कुछ बताने लायक खास होता नहीं है। तो सेकंड एक्टिविटी ये है। अब आते हैं थर्ड एक्टिविटी पे। मैं डेली लिविंग की जो चीज़ें हैं वही बता रही हूँ आपको, कि आपको, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि ऑटिज़म को, जिसको आप ठीक होना कहते हैं, वो हर रोज़ की प्रैक्टिस है। तो जैसे आप अगर मान लो कहीं शादी में जाने वाले हो, ठीक है, तो पहले से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। हम अभी शादी में गए थे, विराज की कज़न की शादी थी, तो हमने पहले ही उससे बात करना शुरू कर दिया था कि हम शादी में जाएंगे। अच्छा, विराज के लिए नए कपड़े लाने हैं, तो कई बार मैं उसको ऑनलाइन कपड़े दिखाती थी कि विराज को इनमें से कौन से कपड़े चाहिए। हालांकि मुझे मंगवाने नहीं थे, मैं जाके लेके आना था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसके दिमाग में बिठा रही थी कि उसको नए कपड़े मिलेंगे अभी, उसके लिए नए कपड़े लेके आने और सबके लिए लेके आने हैं। फिर जब हम मॉल गए तो भी उसको कपड़े दिखाए कि तुमको कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं। हम उसको जैसे मैं उसको थोड़ा सा एक आइडिया भी दिया मैंने उसको कि वहाँ पर कौन कौन आएगा शादी में, जो हल्दी फंक्शन होता है, जो मेहंदी फंक्शन होता है, तो सबके बारे में मैं थोड़ा 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 उससे बात करती रहती थी। जब शादी हुई उसके दौरान उसने वो सारी चीज़ें देखी, उसके बाद मैं उसको फ़ोटो दिखा रही हूँ कि देखो ये हल्दी फंक्शन हो रहा है, ये मेहंदी फंक्शन हो रहा है। इससे क्या होता है कि जब भी आप, जैसे मतलब अगर आप भी किसी शादी में जाने वाले हो तो बच्चे से उसके बारे में बात ज़रूर करो। अगर आप मॉल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो पहले बच्चे से उसके बारे में बात करो कि हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ पर ये चीज़ें खाएंगे पिएंगे, ये चीज़ लेके आएंगे, तो बच्चे से बात ज़रूर करो। तो अगर मैं मतलब अभी पूछती हूँ ना विराज से कि विराज हम शादी में गए थे, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो उसको याद है। लेकिन अगर मैं उससे बात ही नहीं करती तो वो कैसे बता पाता, है ना। हाँ, ये बात है कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है। जैसे शुरू में हम उसके चाचू की शादी में गए थे, तो अब की बार जब मैंने उसको बोला कि हम शादी में जाएंगे, तो कहता चाचू की शादी है, मतलब उसको लगता है कि शादी में जाएंगे तो उसी आदमी की शादी में जाएंगे बार बार। तो मैंने कहा नहीं बेटा, एक ही बार शादी होती है, अब भैया की शादी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बच्चा गलती तो करता है लेकिन उसको धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो जब भी कभी आप प्लान कर रहे हो किसी भी तरह का और बच्चा भी उसमें शामिल है, तो बच्चे को उसमें शामिल करो आप, ठीक है। चाहे आप उसके डिसीजन को मानो नहीं मानो, लेकिन उसको शामिल ज़रूर करो। तो उसको एक्सप्लेन करो चीज़ें टाइम के हिसाब से, उससे बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। मतलब अगर हम अब कहीं किसी की शादी में जाएंगे तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके दिमाग में होगा कि शादी का मतलब ये है कि वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे क्या क्या फंक्शन होंगे और क्या क्या उसको देखने को खाने को मिलेगा, तो उसके दिमाग में वो एक पिक्चर बन जाएगी। तो इस तरह से हमें बातों के ज़रिए उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने हैं। ओके, ये तो थे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, और अब मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो थेरेपिस्ट और डॉक्टर और जो एक तरह से थ्योरेटिकली बताया जाता है कि ऑटिज़म में बच्चे पर कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ है वो होती है नाउन बुक बनाना। मतलब मैंने क्या किया था विराज के टाइम पे, मैंने नाउन बुक नहीं बनाई थी। नाउन बुक का मतलब होता है कि आपको बहुत सारे फ़ोटो लेने हैं, अपनी फैमिली के लोगों के फ़ोटो लेने हैं, अपने जो आपके ख़ास लोग हैं जो मतलब परिवार में या रिश्तेदारी में हैं, उन सब के फ़ोटो लेने हैं और बच्चे से पूछना है कि ये कौन है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली एक फ़ोन में एक फ़ोल्डर बनाया था, क्योंकि मेरे पास सबके फ़ोटो नहीं थे। तो मैंने फ़ोन में एक फ़ोल्डर बनाया और शुरू में मैंने सबसे पहले सिर्फ उसमें 4 से 6 फ़ोटो रखे। मतलब सबसे पहला फ़ोटो उसमें विराज का था, फिर उसके पापा का, मेरा, उसकी दीदी का फ़ोटो और उसके दादा दादी का और उसकी बुआ का। इन बस जो मतलब फैमिली के जो लोग हैं, सबसे पहले मैंने उनकी जो है एक फ़ोल्डर बनाया था जिसमें मैंने उनको रखा था। तो जब उसको उन लोगों की पहचान हो गई अच्छे से, मैं रोज़ उससे पूछती थी ये कौन है, तो बोलता था ये विराज है,
ये पापा है। और उसको मम्मी पापा की भी पहचान तभी हुई थी और उसने बोलना भी तभी शुरू किया था। जब हम ऐसे बुलवाते थे कि मम्मी पापा बोलो, तब उसको नहीं समझ आता था। तो इस तरह से पहले फैमिली के लोगों की फ़ोटो, इस तरह से धीरे धीरे विराज को सबकी पहचान हो गई, क्योंकि बच्चों को ये बच्चे में प्रॉब्लम होती है कि वो लोगों के चेहरे याद नहीं रख पाता है। तो ये तो इस तरह से नाउन बुक के ज़रिए या एक फ़ोन में एक फ़ोल्डर बना के कम से कम उसको 15 से 20 जो बहुत ख़ास लोग हैं, वो उसमें टीचर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चे को टीचर की भी पहचान होनी चाहिए। तो आपको ये करना है कि आपको उस फ़ोल्डर के ज़रिए, एल्बम के ज़रिए, जैसे भी आप चाहें बच्चे को सबकी पहचान करानी है। तो फर्स्ट ये एक्टिविटी है। सेकंड है अलार्म व रिमाइंडर रखना। इन बच्चों में जिन बच्चों को ऑटिज़म के साथ एडीएचडी भी होता है, इनको कहा जाता है कि इन बच्चों में टाइम ब्लाइंडनेस होती है। टाइम ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि वो कोई चीज़ कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि वो कितने घंटे से एक जगह बैठे हुए हैं, है ना। और इस चीज़ पे मैं अभी काम कर रही हूँ, पहले मैंने नहीं किया क्योंकि विराज को फिक्सेशन था तो वो सीख रहा था। पर मुझे लगता है क्योंकि उसको, मेरे पास भी अब बहुत कम टाइम होता है, मुझे पता है कि पढ़ाई का भी उसकी मेरे पास लिमिटेड टाइम है, फिर उसको पार्क लेके जाना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं अलार्म लगा देती कि भैया अब तुम्हें टीवी देखना है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देख सकते, तो तुम अब 1 घंटा ही टीवी देखोगे। तो अलार्म बज गया तो बंद कर दो। उससे क्या होता है, बच्चे को भी थोड़ा समझ आता है, और वो एक जो टाइम ब्लाइंडनेस का जो इन बच्चों में रहता है, तो उनको याद ही नहीं रहता कि वो कितनी देर से, अगर वो ड्राइंग करें तो मतलब घंटों ही बैठे रहेंगे। तो वो चीज़ एक टाइम तक ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब बच्चा स्कूल जाने लग गया, फिर उसके पास भी लिमिटेड टाइम होगा और आपके पास भी। तो आप अलार्म लगाइए बीच बीच में और रिमाइंडर लगाइए कि तुम्हें आज इतना करना है, ये करना है, अब ये टाइम हो गया, अब तुम यहाँ से उठ जाओ, अब पार्क में गए हैं तो अब पार्क का टाइम ख़त्म हो गया। तो इस तरह से जो है आप बच्चे को उसको थोड़ा सा अवेयर बना सकते हो कि भैया मुझे एक टाइम मिला इस चीज़ के लिए। तो टाइम और रिमाइंडर लगा करके, अलार्म लगा करके आप बच्चे को जो है उसकी मेमोरी पे काम कर सकते हो। थर्ड है रूटीन बनाना। रूटीन बनाना मतलब, हालांकि मैंने कभी बहुत रूटीन ऐसे अपनी तरफ से नहीं बनाया, मेरा बनता चला गया, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जा रहा है, जब स्कूल जाएगा बच्चा तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि भाई मुझे इतनी देर थेरेपी करनी है, इतनी देर उसको पढ़ाई के लिए बिठाना है, इतनी देर उसका खेलने का है, और इस तरह से आप बच्चे के लिए टाइमिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप लोग कई बार मुझे कहते हो कि अपना रूटीन शेयर कीजिए। मेरा रूटीन सारा बन गया है अभी, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि ये मैंने बनाया है, क्योंकि वो स्कूल जाता है, मेरे पास हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा ही टाइम होता है। तो जब भी आप अपने लिए रूटीन बनाते हैं, तो चलो मैं कोशिश करूँगी फिर भी आपको थोड़ा सलाह देने की, इस चीज़ के लिए कभी वीडियो बनाऊँगी। तो आप बच्चे का जो है रूटीन ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट है ब्रेक देना। जब आप बच्चे को लगातार कोई चीज़ सिखा रहे, क्योंकि हम इन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा स्लो चलता है, और शुरुआत के टाइम पे तो बहुत स्लो चलता है, कि एक टाइम पे ना आप उनको ऐसा कर दोगे कि उनको समझ नहीं आएगा कि कोई क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, क्योंकि वो बहुत स्लो चल रहा है दिमाग उनका। तो उनको ब्रेक ज़रूर दें। चाहे आप 15 मिनट का बच्चे को ब्रेक दें, मान लो उसको पढ़ा भी रहे हैं ना, तो बहुत घंटों के लिए लेके ना बैठे। अभी भी मैं विराज को लेके बैठती हूँ, मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठती हूँ लेके उसको। मैं ऐसा करती, आधा घंटा है, उसको एक सब्जेक्ट का काम हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर खेल लो। क्योंकि इन बच्चों को दिक्कत होती है, हम सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अपना और भी बहुत सारा काम देखना है। लेकिन बच्चे को ब्रेक ज़रूर दे, इससे उनके दिमाग को भी आराम मिलता है, और उनको भी ऐसा लगता है कि हमें किसी ने एक कैद से मुक्त कर दिया। तो थोड़ा सा बच्चे को ब्रेक दी। ऐसा नहीं है कि आप उसको खेलने खेलने में तो खेल लेगा बच्चा, लेकिन जब पढ़ाई है, स्पेशली पढ़ा रहे हो, तब वहाँ ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चे को बार बार चीज़ें रिवाइज़ कराना। जब भी आप बच्चे को पढ़ाई लिखाई में स्पेशली कुछ सिखाना चाहते हैं, तो बच्चे को थोड़ा सिखाए लेकिन पक्का सिखाए। उसको इतनी बार उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कराए जब तक वो नॉर्मली या ऑटोमेटिकली उसकी मेमोरी में नहीं आ जाता है। मतलब उसको अगर आप पूछो तो उसको ज़्यादा सोचना ना पड़े उस चीज़ के बारे में, तो बार बार प्रैक्टिस कराए दे। ऑटिज़म में जो है बच्चा, मुझे लगता है ऐसे ही ज़्यादा सीखता है कि जब उसको बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है। तो प्रैक्टिस ज़रूर कराए। कुछ भी सिखा रहे हैं तो उसको, मान लो आपको 10 तक काउंटिंग सिखानी है बच्चे को, तो वो 100 का टारगेट उस टाइम आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। भाई 10 तक सिखाना है तो पक्का पहले 10 तक ही सिखाना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है बच्चे को सेंसरी एक्टिविटी कराना। आप बच्चे को घर से बाहर लेके निकलिए, उसको अभी जैसी बारिश है, अगर बच्चा बारिश में नहाना चाहता है उसको नहाने दीजिए,
अगर वो घास में खेल रहा है, पानी में खेल रहा है, अगर वो पार्क जा रहा है, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें बच्चे को कराइए, क्योंकि इनसे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो चैनलाइज हो जाती है। और जब बच्चे की बॉडी की जो एनर्जी होती है वो चैनलाइज होती है तो मेंटली वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और अगर आप उसको कुछ भी सिखाना चाहते हो वो बहुत अच्छा सीखता है। तो इसीलिए सेंसरी पर जो काम किया जाता है उससे बहुत अच्छा फोकस आता है बच्चे का, और उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट ये है कि आप जितने भी बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हो तो ऐसी चीज़ें यूज़ करो कि उसकी सेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। अगर आप विराज की शुरू की वीडियो मैंने बताया था कि उसको चॉक बोर्ड से उसने लिखना स्टार्ट किया, वो क्ले से खेलता था, वो सेंसरी के लिए मैं उसको बाहर लेके जाती थी, तो वहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा था, मैं उसको सिर्फ बता नहीं रही थी, वो अपनी सेंसेस का यूज़ कर रहा था, है ना। बच्चा आंखों से देख रहा है, बच्चा हाथों से चीज़ों को छू रहा है, घास को छू रहा है, मिट्टी को छू रहा है, वो अलग अलग जो है क्ले से अलग अलग तरह की शेप्स बना रहा है, चीज़ें बना रहा है। तो उसमें क्या होता है वो ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि हमारे बच्चे विजुअल लर्नर है। हम उनको कुछ मुंह से बोलेंगे, उनको लैंग्वेज, उनको ज़्यादातर बच्चों की लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है तो उनको बताने से नहीं समझ आता है। जितना ज़्यादा वो अपने हाथों का यूज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ को सीखने में, अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं, अपनी आँखों का, अपने हाथों का, अपनी स्किन का, तो वो बच्चे को ज़्यादा याद रहता है, वो उनकी मेमोरी में परमानेंट जो है आ जाता है। नेक्स्ट ये है कि बच्चे को पॉजिटिवली सिखाएं, जो भी सिखा रहे हैं। अगर बच्चा कुछ गलती भी करता है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा ना डांटे, अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए क्लैपिंग करके या तुमने बहुत अच्छा किया ऐसा करके बच्चे को प्रोत्साहित करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये लगता है कि यार इसकी एज के हिसाब से तो इसको इससे ज़्यादा आना चाहिए, और फिर हम उसकी उन चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि हमें लगता है कि ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी होती है, उसके लिए कुछ भी सीखना बहुत मुश्किल होता है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा सीखता है कोई चीज़, या कोई आपको कुछ करके दिखाता है, कोई कुछ आपको क्ले से बना के दिखाता है, चाहे आपको ये लगे कि इसकी एज के बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, ये कम बना पा रहा है, बट उस बच्चे के लिए वो चीज़ कितनी बड़ी बात है आप नहीं समझते हैं तो वो आपको समझना चाहिए। तो बच्चे को पॉजिटिवली गाइड करें, और उसको खूब, जब वो कुछ भी थोड़ा सा आपको करके दिखाता है तो उसके लिए क्लैपिंग करें, वाह वाह आपने बहुत अच्छा किया, इस तरह से उसको प्रोत्साहित करें। तो मेरा पर्सनली यही एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे से लगातार एक तो बात करते रहे, एक उसको चीज़ें एक्सप्लेन करते जाए, और ये देखो कि आप जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हो उसको वो समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा ये है, जैसे विराज अभी अच्छे से बोलने लग गया है, मैं कह सकती हूँ वो 100% वर्बल है अभी, ठीक है। अपने से रिलेटेड वो सब चीज़ें बोलता है, और उसको जो सवाल करने होते हैं वो सवाल भी करता है। थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट दूसरों में कम है, लेकिन अपने से रिलेटेड उसको सब पता है। तो अब मुझे लगता है कि जैसे मुझसे अभी पूछती हूँ कि अच्छा विराज मामा के घर चलेंगे, क्या तुम्हें चलना है, तो कहेगा नहीं अभी नहीं जाना है। फिर वो थोड़ी बातें करता है अपने मामा के घर के बारे में, मामा ना मुझे जंगली कहता है। मैंने कहा अच्छा, उसको प्यार से वो जंगली बोलता है। मामा के साथ मैं खेत में गया था, वहाँ पे मैं ट्यूबवेल पे नहाया था, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वो ट्यूबवेल को स्विमिंग पूल कहता है। तो इस तरह से वो थोड़ी थोड़ी बातें करता है। मैं किसी के भी बारे में पूछती हूँ तो उसको 4-5 बातें याद होती है, तो वो इतना ही बोलता है। तो बच्चे से आप ये ना सोचें कि वो बहुत ज़्यादा बात करेगा, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे में, एक ऑटिस्टिक बच्चे में थोड़ा फ़र्क रहता है बाद में भी। ये चीज़ मैं बहुत डीपली फील कर रही हूँ विराज के बारे में, कि वो मतलब उसको सब कुछ याद है तो भी वो बहुत कम बातें करता है। तो रिकॉलिंग का मतलब यही है कि आप जो भी बच्चे को सिखा रहे हो, एक तो उसको प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए उसकी, और आप उससे बार बार पूछें ताकि आपको ये समझ आए कि बच्चे को याद है भी कि नहीं, या फिर हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे थोड़े एक्सपीरियंस थे, मुझे सब कुछ वैसे याद भी नहीं आ रहा है क्योंकि इतना मैं बैठती हूँ वीडियो बनाने तो मुझे उतना ज़्यादा याद आता नहीं है, फिर बाद में चीज़ें याद आएंगी। खैर कोई बात नहीं, जितना मुझे याद आया मैंने बताया। थैंक यू।